डॉक्टर वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक से डॉक्टर पंकज गुप्ता जी हैं और आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। क्या शुभकामना देना चाहेंगे सर? सभी देशवासियों, बिहार वासियों और सीवान वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। इस बार का स्लोगन क्या है? आपको मालूम है इस बार का स्लोगन क्या है? इस बार का स्लोगन है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वंदे मातरम राष्ट्रगान, क्योंकि ये राष्ट्रगान का 150 साल पूरा हो गया है। राष्ट्रगान गणतंत्र दिवस के 75 साल पहले लिखा गया था। अब है कि स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस की नौबत क्यों आई? भारत जो था वो लगभग 200 साल तक अंग्रेजों के कब्जों में रहा। ये पहले कंपनी आई, फिर शासन आया, तो राजतंत्र जैसा था वहाँ पे। कहने का मतलब है कि जो कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक उनकी बातों को काट नहीं सकता था, कोई विरोध नहीं कर सकता था। इसी क्रम में जालियांवाला बाग हुआ। जालियांवाला बाग जगह है जहाँ पे मेला लगता था, वहाँ बहुत सारे हिंदुस्तानी इकट्ठा हुए और उन्होंने इस शासन का अपने आपसी बातचीत में विरोध किया। अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी और वहाँ पे गोलियां चली, बहुत सारे लोग और बच्चे इसमें मारे गए। अब है कि हमारा संविधान जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे सीवान जिला के हैं उनकी अध्यक्षता में, तथा जितने भी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आदरणीय, जो पूरी दुनिया का संविधान का उन्होंने अध्ययन किया था, उनके अंडर उनके गाइडेंस में अपने संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण जब हुआ तो लागू हो गया था आपको 26 नवंबर 1949 में। फिर 2 महीना लेट क्यों हुआ, ये मुख्य मुद्दा है। तो हुआ क्या था कि साइमन कमीशन जब भारत आया 1926 में, तो साइमन कमीशन में बहुत सारे मेंबर थे, अंग्रेज थे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, एक भी हिंदुस्तानी प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था। ये बात लोगों को बहुत बुरा लगा। लाला लाजपत राय जी ने इसका बहुत विरोध किया और अंग्रेजों ने उनको लाठी डंडे से मार डाला। उसके बाद 1929 में लाहौर में रावी नदी किनारे अधिवेशन हुआ। उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो स्वघोषित आज़ादी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इसमें क्या हुआ कि हम 26 जनवरी को 1930 से लेके 1950 तक भले ही हम गुलाम थे, लेकिन हम अपना झंडा फहराते थे। भले ही हमें विरोध का, लाठियों का सामना करना पड़ रहा था, हिंदुस्तानी लोग अपना झंडा फहराते थे। तो ये भारतीय लोगों की, भारतीय जनता का पेशेंस था। वो उन्होंने 20 साल तक आज़ादी के लिए इंतजार किया और संघर्ष किया डिक्लेरेशन के बाद। तो इसीलिए आखिर संविधान बन गया पहले 2 महीना पहले, लेकिन उसके बाद डिक्लेयर हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब होता है आमतौर पर जो परेड होता है वो सुबह में होता है, लेकिन पहला 26 जनवरी जो हुआ था उसमें परेड सेकेंड हाफ में हुआ था, दोपहर में। क्यों दोपहर में हुआ था? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 10:18 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उसके बाद परेड कहाँ होगा ये डिक्लेयर नहीं था। तो क्या हुआ, तो उस समय एक स्टेडियम था, स्टेडियम से लेके लाल किला तक परेड हुआ। उसमें 3000 सैनिक और 100 एयरक्राफ्ट मौजूद थे। लेकिन जो फ्लैग मार्च है उसका जगह निश्चित नहीं था 1954 तक। कभी लाल किला के सामने होता, कभी रामलीला मैदान के पास होता है। फिर बाद में क्या हुआ, इसका नाम पहले उसको किंग्सवे बोलते थे, राजा जहाँ पे चलते हैं उसको। फिर बाद में उसको क्या बोलते थे उसको, उस रोड को राजमार्ग के बाद अभी जो इसका नाम है निर्माण मार्ग हो गया। मतलब देश का निर्माण, राजा का मार्ग नहीं है, देश के निर्माण का मार्ग। अब जो हमारा संविधान लिखा गया उसको लिखने में 6 महीना लगा। तो वैसा आदमी चाहिए था जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो। तो प्रेम बिहारी नारायण राजधार थे, इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। ये इटालियन स्टाइल में लिखते थे। 6 महीना लिया इन्होंने संविधान को लिखने में। हालांकि कंटेंट दूसरे लोगों का था, कमेटी में थी 400 के आसपास मेंबर थे, 299 जो थे लास्ट तक रह गए। और दूसरे जब संविधान आपको 24 जनवरी 1950 को जब साइन हो रहा था संविधान पे, उस समय 281 मेंबर थे और भी 18-19 लोगों का डेथ हो गया था। तो कहने का मतलब है कि जो संविधान था, इन्होंने
लिखा, 6 महीने इनको लिखने में लगा। संविधान का वजन 13 किलो है। और दूसरी बात क्या है, वो जब गवर्नमेंट ने पूछा कि आपको इसके एवज में क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं चाहिए, इसके हर पृष्ठ पे मेरा नाम होना चाहिए और आखिरी पृष्ठ में मेरे दादा का नाम होना चाहिए। उसके बाद आप जानते हैं कि भारतीय संविधान बहुत कलरफुल है, तो उसको डिजाइन किसने किया था? उसको डिजाइन किया था रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ के नंदलाल बोस ने। उसमें क्या है, राम को मारते हुए दिखाया गया है, उसमें कृष्ण को गीता पढ़ते हुए दिखाया गया है, उसमें नटराज का है, उसमें लाला लाजपत राय का फोटो है, उसमें अकबर का फोटो है। मतलब 5 साल का भारत का समृद्धपूर्ण इतिहास उसमें है, कलरफुल। अब ये संविधान जो है वो अभी तक आप देखते हैं, कचहरी कागज लीजिएगा, 20 साल पुराना कागज लीजिएगा, पूरा पीला हो गया है, सब अक्षर मिट गया है। तो कैसे अभी तक प्रिजर्व है? जैसा उस दिन था आज भी वैसे ही है, तो उसको हीलियम गैस में प्रिजर्व करके रखा गया है। तो कहने का मतलब है कि हमारा देश जो है विविधता में एकता का देश है, सभी जाति धर्म के लोग हैं। थोड़े मोड़े पॉलिटिकल या फिर कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए थोड़ा डिवाइड करके रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, जेंडर इनइक्विटी नहीं होनी चाहिए, महिला का भी सम्मान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जितनी भी औरतें थी सबको माँ कहा करते थे, और शिक्षा औरत हो या मर्द दोनों को बराबर होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। हम भी इंसान, आप भी इंसान, हम डॉक्टर हैं, मान लीजिए कोई मुस्लिम आदमी है, उसको ब्लड की जरूरत है तो थोड़ी देर कि वो मुसलमान का ब्लड चाहिए, खान साहब है सिर्फ खानी साहब को ब्लड चाहिए। उस समय जब जान जाएगी, जब खून चाहिए, किडनी चाहिए, तो किसी का भी ले लेंगे। ऐसे आप जो है भेदभाव, तो कहने का मतलब वो दिखावा है, और हम इंसान हैं। और पता है, भले लोग पीठ पीछे बुराई करें, लेकिन क्या होता है, एक दूसरे के बिना हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में तो नहीं रह सकते। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, आप मानसिक रोग डॉक्टर हैं। कुछ लोग देश में ही रहकर, अपने भारत देश में ही रहकर अपने गद्दारी के तरह काम करते हैं, देश विरोधी के तरह काम करते हैं, तो उनको कैसे आप मानसिक को थोड़ा नहीं वैसा कुछ बात नहीं। जैसे क्या होता है कि आप देखिए क्या कि कुछ लोग मतलब कुछ कम्युनिटी से उसको नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए, मुस्लिम धर्म में जो लोग हैं, मुस्लिम मतलब जो अपने संप्रदाय का, अपने अल्लाह का समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफत करते हैं और उनसे गद्दारी करते हैं। हिंदू धर्म में भी कुछ वैसा है। तो कहने का मतलब है कि ह्यूमन है, इंसान है, भगवान तो हम है नहीं, तो कुछ ना कुछ के लालच में लोग आ जाते हैं और ऐसा करते हैं। तो एक बार तो मजबूरी हो जाती है। मान लीजिए कि हम कुछ बोल देने से, फलाना के खिलाफ कुछ बोल देने से, कुछ करा देने से हमारा रोजी रोटी, परिवार का एक महीना खर्चा चल जाता है। तो लोग इतने मजबूर हैं कि अगर उनको व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है, पढ़ लिख लिए हैं, तो उनको करना पड़ता है। बहुत सारा स्कैम है, बहुत सारा जो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही काम हुआ, उसमें तो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर भी इन्वॉल्व थे, हिंदू मुस्लिम सब। आज सिवान के लोगों से क्या कुछ कहना चाहिए? बस मिलजुल के रहना। सिवान बहुत कलरफुल है, अभी रमजान आने वाला है, होली आने वाला है, इस कलर को बनाए रखिए। सिवान से बेहतर कोई जगह नहीं है। उस सिवान में हर कोई एक दूसरे को जानता है, और हर किसी के फंक्शन में उपलब्ध रहता है। सिवान और हर कोई राजेंद्र बाबू की धरती भी है, और हर कोई एक दूसरे को अपने फंक्शन में बुलाता है। इसी बात, ये सिर्फ राजेंद्र बाबू की धरती नहीं है, ये मौलाना मजहरूल हक की भी धरती है। तो यहाँ पे जो है ना, सब बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे हुए हैं, मतलब, और बहुत ही सद्भावना वाला जगह है। और बस यही है सिवान के साथ कि इतना ना भोज होता है कि जो है आदमी अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते हैं। आदमी जो सिवान में ना मटन खा के थोड़ा अपने मतलब उतना कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि इतना भोज होता है। और लोग ना, आप जैसे शुगर के हैं, बीपी के हैं, जो भी हो, इतना ना प्यार और लोगों में सद्भाव है कि आपको बिना मुंह मीठा कराए या फिर बिना कुछ खिलाए छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो कभी कभी मतलब लोगों का इमोशन जो है कहीं कहीं पे थोड़ा सा नुकसान भी कर जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू आप सबको।